हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका सेकंड सेमेस्टर में। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2022 का, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस हैं। आज इस क्लास में हम इन 100 क्वेश्चंस को विधिवत तरीके से समझते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है ये किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप ये समझ पाते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है एंड क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहती है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन को ठीक तरीके से हम लोग समझते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है लेसन प्लानिंग इज इसेंशियल। जो पाठ योजना है ये आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इट हेल्प टीचर्स, ये टीचर्स की हेल्प करता है इंश्योर मतलब सुनिश्चित करने में अबाउट द डैश एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन देयर क्लासरूम्स। जो लेसन प्लान है ये टीचर की हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एक्टिविटीज़ में। किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में? एनुअल एक्टिविटीज़, डे टू नाइट एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ या फिर नन ऑफ दिस। तो जो लेसन प्लान होता है ये क्लास में होने वाली डे टू डे एक्टिविटीज़ से जो है टीचर्स की हेल्प करता है, क्योंकि लेसन प्लान में इंक्लूड होता है, शामिल होता है कि भाई आज क्या एक्टिविटी होनी है, कल क्या एक्टिविटी होनी है, परसों क्या एक्टिविटी होनी है। तो टीचर पूरा उसमें अपना ब्यौरा अपने पाठ्य योजना में पूरा तैयार कर लेता है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेसन प्लानिंग इज इसेंशियल। पाठ्य योजना आवश्यक है एक टीचर के लिए। क्यों आवश्यक है? क्यों? थ्रू प्लानिंग द सब्जेक्ट गेट्स लेंथी, या इट कीप्स द स्टूडेंट्स फ्री फ्रॉम मीनिंगफुल टीचिंग, इट क्रिएट्स एन इम्प्रॉपर एटमॉस्फेयर फॉर एन लर्निंग प्रोसेस, या फिर इट अवॉइड्स कंफ्यूजन इन द टीचिंग प्रोसेस एंड सेव्स टाइम। जी हाँ, एक लेसन प्लान टीचर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह कंफ्यूजन को दूर करता है टीचिंग प्रोसेस में। ठीक है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कंफ्यूजन से बचाता है, कंफ्यूजन दूर करता है और समय भी बचाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन, माइंड ऑफ द चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक क्लीन स्लेट। यानी कि बच्चे का जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, वो एक कोरी स्लेट की तरह है। इफ़ द न्यू नॉलेज रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज गिवन, अगर बच्चे को नया ज्ञान पुराने ज्ञान से जोड़ करके दिया जाता है तो इट विल बी मोर एक्सेसिबल एंड रिटेनेबल फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो बच्चा उसको एक लंबे समय तक याद रख पाएगा। दिस इज द गिस्ट। ये जो सार है, गिस्ट का मतलब होता है सार। ये जो सार है, ये जो सार दिया गया है, जो स्टेटमेंट है, वो किसके द्वारा दिया गया है? यह स्टेटमेंट आपका हर्बर्ट अप्रोच के माध्यम से दिया गया है। हर्बर्ट अप्रोच का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन इज व्हाट आर द जनरल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट माने क्या और माने हैं तो जनरल यानी सामान्य उद्देश्य क्या हैं ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य क्या हैं इन इंग्लिश प्रोज? टू रीड अलाउड प्रोज लेसन्स विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पॉज। जी हाँ, बिल्कुल, ये सामान्य उद्देश्य है इंग्लिश प्रोज का। भाई हमें पाठ को थोड़ा अलाउड जोर पढ़ना है ना। प्रोज लेसन्स यानी कि जो है गद्य के पाठ को जोर पढ़ना, और वो भी उचित प्रोनाउंसिएशन के माध्यम से, इंटोनेशन यानी कि एक लय के साथ में, और उचित पूर्ण विराम का ध्यान रखते हुए हमें पढ़ना है। टू इनेबल द स्टूडेंट्स, इनेबल का मतलब होता है सक्षम करना, सक्षम बनाना, है ना। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझने में सक्षम बनाना। द थॉट, विचारों को, आइडियाज, धारणाओं को, कंटेंट इन द पैसेज, पैसेज में जो भी विचार, जो भी धारणाएं हैं उनको समझने के योग्य बनाना। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस, स्टूडेंट्स को इनेबल सक्षम बनाना, प्रकट करने के सक्षम बनाना। द आइडियाज की वो अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो सके। कंटेंट इन द पैसेज, जो भी पैसेज में कंटेन किया गया है। ओरली विद वोकेबलरी एंड टू राइट करेक्टली ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इंग्लिश प्रोज के सामान्य उद्देश्य हैं वो ये सारे ही उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कोशिश करेंगे आपको थोड़ी बहुत हिंदी बताते चलें। व्हाट आर, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर हिंदी तो नहीं हो पाएगी। देखिए, व्हाट आर द लेसन प्लानिंग स्टेप्स। लेसन प्लान के क्या स्टेप्स होते हैं एज पर द RCEM अप्रोच। RCEM के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लेसन प्लान के क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें आपका इनपुट आता है,
प्रोसेस आता है, आउटपुट। ये तीनों ही आपके जो है RCEM के अकॉर्डिंग लेसन प्लान के स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है टीचिंग विदाउट प्रॉपर प्लानिंग विल लीड टू। अगर जो शिक्षण होता है, शिक्षण विदाउट बिना उचित योजना के, जो शिक्षण बिना उचित योजना के किया जाता है उससे क्या होता है? उससे आपका क्वाइश इन द क्लास हो जाता है। क्वाइश का मतलब होता है क्लास में अराजकता फैल जाती है। अगर हम जो है कभी कुछ पढ़ा रहे हैं, कभी कोई टॉपिक लेकर के शुरू कर दिया हमने, है ना, कोई प्लान नहीं तैयार है, तो उससे क्लास में क्वाइश हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, है ना, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक स्टेबिलिटी जरूरी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। इन विच ऑर्डर द लेवल्स ऑफ द टैक्सोनॉमी आर फॉलोड। इन विच ऑर्डर, किस ऑर्डर में जो स्तर है टैक्सोनॉमी के वो फॉलो किए जाते हैं? लोअर टू हायर, या हायर टू लोअर, या फिर लोअर मीडियम या हायर मीडियम। तो टैक्सोनॉमी के जो ऑर्डर ऑफ द लेवल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं कैसे? लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, ठीक है, लोअर टू हायर। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। एग्जामिनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशंस, एग्जामिन करना एंड ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशंस, और जो भी सूचना है, जो भी मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करना पार्ट्स में, यानी कि छोटे छोटे भागों में उनको बांट देना, क्या कहलाता है? ये आपका एनालिसिस कहलाता है, उसका विश्लेषण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्लेषण, एनालिसिस करना कहलाता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ईयर लेसन प्लान। जो हमारा वार्षिक प्लान बनता है, जो हमारी वार्षिक योजना होती है, उसके क्या लाभ होते हैं? देखिए, उसका एक तो ये है कि गाइडलाइन फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर, पूरे शैक्षणिक वर्ष के लिए एक दिशा निर्देश मिल जाता है। क्लियर कट पिक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस इनटू वेरियस यूनिट्स, और कई यूनिट्स में जो है सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। टीचर विल बी एबल टू फोरसी एंड प्लान बिटवीन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो हमारे पूरे साल की जो योजना तैयार की जाती है उसके ये सारे ही एडवांटेज हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आ सिस्टमैटिक एंड बैलेंस्ड अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट बाय विच अ टीचर कैन टीच द कंटेंट ऑफ चिल्ड्रन, कंटेंट टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड। एक सिस्टमैटिक और बैलेंस्ड अरेंजमेंट करते हुए जो कंटेंट होता है बाय विच, जिससे कि एक जो अध्यापक है वो पढ़ा सके कंटेंट को चिल्ड्रन को, उसे क्या कहते हैं? उसे हम यूनिट लेसन प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे यूनिट लेसन प्लान कहते हैं, जो एक सिस्टमैटिक और बैलेंस अरेंजमेंट के माध्यम से जो कंटेंट बच्चों तक पहुंचाया जाता है टीचर्स के माध्यम से, उसको यूनिट लेसन प्लान कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हाउ डज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, जो हाउ कैसे डज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हेल्प करता है स्टूडेंट्स की लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू कॉन्सेप्ट को समझने में? तो इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट की हेल्प करता है बिकम माने होने में, अटेंटिव यानी कि और ज़्यादा एक्टिव, एंड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट विल बी टॉट। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट के माध्यम से बच्चे ये समझ पाते हैं कि क्या पढ़ाया जाना है, ठीक है, वो अपनी एक आइडिया लगा लेते हैं, विचार बना लेते हैं कि क्या पढ़ाया जा सकता है, क्या पढ़ाया जाना है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द यूनिट प्लान, जो यूनिट प्लान, जो इकाई योजना होती है, उसके क्या गुण हैं? उसके गुण हैं टू इनेबल द टीचर्स, इनेबल यानी कि सक्षम, टू इनेबल द टीचर्स टू वर्क कंटिन्यूसली। जो टीचर होता है वो कंटिन्यूअस जो है काम को कर सकता है, इफेक्टिवली काम को कर सकता है ना, निरंतर और प्रभावपूर्ण काम करने में सक्षम हो जाता है। लर्निंग प्रोसेस बिकम्स मोर इफेक्टिव, जो अधिगम प्रक्रिया है वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन एन इमेजरेटेड मैनर टू द स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इकाई योजना के ये सारे ही मेरिट्स हैं, सारे ही गुण हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अ टीचर्स प्लान, एक शिक्षक की जो योजना है टीचिंग के लिए, एन इंडिविजुअल लेसन इज कॉल्ड, वो क्या कहलाती है? यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ईयर प्लान, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका वो लेसन प्लान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक टीचर का जो प्लान है फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए, एन इंडिविजुअल लेसन, किसी एक व्यक्तिगत लेसन के लिए, किसी पर्टिकुलर लेसन के लिए, उसको लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है, आपको कोई इंडिविजुअल लेसन पढ़ाना है अलग से, है ना, व्यक्तिगत
कह सकते हैं, वो आपका लेसन प्लान कहलाता है। अ प्लान विच कंसिस्ट्स ऑफ मैनी लेसन्स, एक ऐसा प्लान जिसमें बहुत सारे लेसन होते हैं उसको यूनिट लेसन कहते हैं, क्योंकि एक यूनिट में कई लेसन होते हैं। ठीक है, एक यूनिट में आपके 4 लेसन भी हो सकते हैं। बीएड में तो मोस्टली आपके 4 ही लेसन है एक यूनिट में। ऑडियो विजुअल एड, जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री है, कैन बी यूज्ड इन अ लैंग्वेज फॉर, वो किसी भाषा में यूज की जा सकती है। किसके लिए यूज की जाती है? वो आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिटेंशन के लिए, शेविंग टाइम के लिए हम अपनी ऑडियो विजुअल एड को यूज कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड डिपेंड्स लार्जली ऑन द, जो सिलेक्शन है टीचिंग एड का, जो शिक्षण सामग्री का, वो किस पर डिपेंड करता है? स्टूडेंट्स की एज पर, स्टूडेंट्स के रुचि पर, एजुकेशनल लेवल एंड एज ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर एज एंड मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो टीचिंग एड होते हैं, जो हमारी शिक्षण सामग्री है, उसका सिलेक्शन, उसका चयन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? एजुकेशनल लेवल क्या है, हम किस कक्षा के बच्चों के लिए जो है टीचिंग एड सेलेक्ट कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स की एज भी उसमें मायने रखती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, जो श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है उसका प्रयोग करते हुए क्या होगा? स्टूडेंट्स बिकम एक्टिव इन क्लासरूम लर्निंग। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं, जब श्रव्य दृश्य सामग्री होती है। टीचर बिकम एक्टिव इन टीचिंग, टीचर भी उसमें एक्टिव हो जाता है। टीचिंग, जो शिक्षण है, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ये सारी ही क्वालिटीज़ मिल जाती हैं, ये सारे ही गुण हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड इज़ नॉट अ विजुअल एड, इसमें से ऐसा कौन सा शिक्षण सामग्री है जो दृश्य नहीं है, जो दृश्य नहीं है, जिसमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सुनाई देता है? जो स्लाइड हैं ये आपकी विजुअल है, स्लाइड में हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ठीक है, टेप रिकॉर्डर में क्या है? हम देख नहीं सकते, टेप रिकॉर्डर में सिर्फ सुन सकते हैं, ओनली ऑडियो आती है इसमें। ब्लैक बोर्ड में हम सिर्फ देख सकते हैं, चार्ट में हम सिर्फ देख सकते हैं। वही हमसे पूछ रहा है कि इसमें विजुअल कौन नहीं है? टेप रिकॉर्डर आपका विजुअल नहीं है, टेप रिकॉर्डर में हम देख नहीं सकते। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंग्वेज लैबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला का क्या उद्देश्य होता है? भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य होता है टू डेवलप रीडिंग स्किल्स, कि वो बच्चों में जो रीडिंग स्किल है, जो पठन कौशल है, उसको डेवलप कर पाए। टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन, बच्चों में प्रोनाउंसिएशन को डेवलप कर पाए, उच्चारण को डेवलप कर पाए। टू डेवलप लिसनिंग स्किल, और जो श्रवण कौशल है उसको डेवलप कर पाए। ये लैंग्वेज लैबोरेटरी के क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं। व्हेन सेलेक्टिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जब आप शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन कर रहे होते हैं, तो एक टीचर जो है शुड टेक केयर ऑफ, टीचर को ध्यान रखना चाहिए फॉलोइंग पॉइंट। किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो जब टीचर किसी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सिलेक्ट कर रहे हों तो उनको जो है प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखना चाहिए, प्रैक्टिकलिटी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि प्राइस का, टीचर्स एबिलिटी का। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी, निम्नलिखित में से कौन सा होगा द मोस्ट इफेक्टिव टूल, सबसे इफेक्टिव उपकरण कौन सा होगा निम्नलिखित में से टू टीच वोकेबलरी एंड स्पेलिंग, यानी कि जो है वोकेबलरी और स्पेलिंग को टीच करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उपकरण क्या रहेगा? टू ग्रेड चिल्ड्रेन लर्निंग इंग्लिश एज दियर सेकंड लैंग्वेज, जब बच्चा जो है इंग्लिश को अपनी सेकंड लैंग्वेज के रूप में उसको सीखना चाह रहा हो या सीख रहा हो, तो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? पॉडकास्ट, राइटिंग टेम्पलेट्स, पिक्चर डिक्शनरी, या फिर बाइलिंगुअल टेक्स्ट। क्या रहेगा? तो इसमें आपका पिक्चर डिक्शनरी जो है वो आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, पिक्चर डिक्शनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था एक बार समझ लीजिए कि अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में जो सीखने वाले जो ग्रेड के बच्चे हैं, ग्रेड के बच्चों को शब्दावली और वर्तनी सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी उपकरण रहेगा? ये इसका क्वेश्चन था। पिक्चर डिक्शनरी आपका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव अंडर OER, OER के तहत जो है कि इसमें जो विभिन्न इनिशिएटिव हैं वो क्या है? PG पाठशाला है, एकलव्य है, NIOS है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका सीधी सी बात है, ऑल ऑफ द अबव आंसर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मूक,
MOOC। व्हाट इज मूक? मूक क्या है? ओपन एक्सेस फॉर्मल कंसोर्टियम है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि प्रत्येक विषय में शिक्षकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या फिर अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, या फिर अ कोर्स ऑफ स्टडी मेड अवेलेबल ओवर द इंटरनेट विदाउट चार्ज टू मैनी पीपल। देखिए मूक क्या है? मूक आपका एक अ कोर्स ऑफ स्टडी है, ठीक है, अ कोर्स ऑफ स्टडी यानी कि अध्ययन का एक पाठ्यक्रम है। मेड अवेलेबल जो उपलब्ध कराया जाता है ओवर द इंटरनेट। कहाँ उपलब्ध कराया जाता है? इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया। विदाउट माने बिना किसी चार्ज के, टू मैनी पीपल माने कई लोगों को, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। अध्ययन का एक पाठ्यक्रम कई लोगों को बिना किसी शुल्क के इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया, वो ये आपका मूक है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड इन टीचिंग इंग्लिश? इंग्लिश पढ़ाने में जो ब्लैक बोर्ड है वो किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है? देखिए, इट इज द चीपेस्ट विजुअल एड, ये सबसे सस्ता दिखने वाला साधन है, या चाक एंड टाक इज वेरी इफेक्टिव टीचिंग मेथड, या फिर दोनों बातें सही हैं, कोई बात सही नहीं है। देखिए, जो ब्लैक बोर्ड के बारे में बात करें तो इसमें दोनों ही बातें आपकी सही हैं। सबसे सस्ता विजुअल एड है, चाक एंड टाक जो है वो बहुत इफेक्टिव रहती हैं टीचिंग मेथड में, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर, ठीक है। अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज कोन ऑफ एक्सपीरियंस। कोन ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है, अगर यही क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछेगा तो लिख कर के आएगा अनुभव का शंकु। क्या लिख के आएगा क्वेश्चन? अगर और किसी लैंग्वेज में पूछेगा तो अनुभव का शंकु जो है रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वाज सजेस्टेड बाय, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु का सुझाव किसने दिया था? जॉन डीवी, किलपैट्रिक, फ्रॉबेल या फिर एडगर डेल। तो किसने दिया था? ये आपके एडगर डेल ने दिया, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का शंकु, रिलेटेड जो संबंधित है टीचिंग लर्निंग से, शिक्षण अधिगम से, किसने दिया? एडगर डेल ने। किसने दिया? एडगर डेल ने। क्वेश्चन कहता है स्टैटिस्टिकल डाटा में बी प्रेजेंटेड इन दीज चार्ट्स। ये जो चार्ट्स हैं इनमें स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, इसको हिंदी में सांख्यिकीय डेटा कहते हैं, ठीक है। इन चार्ट में सांख्यिकीय डेटा प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, उदाहरण के लिए बढ़ती जनसंख्या की प्रस्तुति, इटसेट्रा कॉल्ड। इन चार्ट को क्या कहा जाता है? इन चार्ट को पिक्टोरियल डेटा चार्ट, पिक्टोरियल चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पिक्टोरियल, इनको ग्राफिकल चार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको ग्राफिकल चार्ट कहा जाता है। ऑप्शन जो ए है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्किल्स, निम्नलिखित में से कौन सा जो पेयर ऑफ स्किल्स हैं, जो कौशल के जो जोड़े हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या हो जाएगा इसमें आपका? लिसनिंग एंड रीडिंग पेयर ऑफ स्किल है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, या राइटिंग एंड रीडिंग। क्या हो जाएगा इसमें आपका? लिसनिंग एंड रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन ए, लिसनिंग एंड रीडिंग। ऑप्शन ए इज द राइट वन। द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर, टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स यानी कि पढ़ने के दो प्रकार कौन कौन से? वर्बल एंड विजुअल रीडिंग होती है, या स्लो एंड फास्ट रीडिंग होती है, साइलेंट एंड लाउड रीडिंग होती है, या फिर ये सारे ऑप्शन आपके राइट होते हैं। आपको बता दें जो काइंड ऑफ रीडिंग स्किल्स हैं वो आपके साइलेंट एंड लाउड रीडिंग होती है। कैसी रीडिंग? साइलेंट, जो शांत चुपचाप तरीके से पढ़ा जाता है, और जोर जोर भी हम पढ़ सकते हैं। ये दो इसके प्रकार हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा ट्रू है? लैंग्वेज स्किल्स शुड बी लर्न एज पर द स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेवल, यानी कि जो भाषा कौशल है वो विद्यार्थी के भाषा स्तर के अनुसार सीखना चाहिए, या फिर लैंग्वेज स्किल्स हिंडर लैंग्वेज लर्निंग, जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भाषा अधिगम में बाधा उत्पन्न करती हैं, हिंडर माने बाधा उत्पन्न करना, या फिर लैंग्वेज स्किल्स आर इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, जो भाषा कौशल हैं वो एक दूसरे से
अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, या फिर लैंग्वेज स्किल्स आर नॉट इंटर रिलेटेड विद वन अनदर, या जो भाषा कौशल है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं, अंतर संबंधित नहीं है। ऑप्शन इसमें राइट क्या हो जाएगा आपका, जो भाषा कौशल हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, ये बात आपकी इसमें सही है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिव रीडिंग रेफर्स टू, गहन पठन का तात्पर्य क्या है, यानी कि जब हम किसी भी चीज़ को गहराई से कब पढ़ते हैं, डीप कब पढ़ते हैं, जब हमें जो है डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम किसी चीज़ को बहुत डीप पढ़ते हैं। अन्यथा हम प्लेजर के लिए भी पढ़ सकते हैं, एडिटिंग के लिए, या फिर किसी और के लिए भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिव रीडिंग है, जो गहन पठन है, वो हम तभी करते हैं जब हमको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम उसको बहुत डीप गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 इज विच इज द लुक एंड से मेथड ऑफ रीडिंग। पढ़ने की देखो और कहो विधि कौन सी है। द अल्फाबेटिक मेथड, जिसको वर्णमाला पद्धति कहते हैं, द फोनिक मेथड, जिसको ध्वन्यात्मक विधि कहते हैं, या फिर द वर्ड मेथड, शब्द विधि है, या द सेंटेंस मेथड, वाक्य विधि है। क्या हो जाएगा, देखो और कहो विधि क्या हो जाएगी, देखो और कहो विधि में आपका द वर्ड मेथड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द वर्ड मेथड आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। स्मॉल किड्स एट दियर इनिशियल स्टेज, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लव टू मूव, उनको प्यार होता है टू मूव करने में पेन एंड पेंसिल को इनटू एंड फ्रो अप एंड डाउन पोजीशंस, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पेन को इधर उधर ऊपर नीचे खूब घुमाना पसंद करते हैं। लिखने का जो ये तरीका है उसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। छोटे बच्चे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, खूब ऊपर नीचे इधर उधर खूब लिखेंगे, है ना, तो उसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रिबलिंग कहते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेस ऑफ स्पीच डिफेक्ट्स, यानी कि वाणी समस्या जो है, वाणी दोष के क्या कारण हो सकते हैं। बच्चा अगर हकलाता है, तुतलाता है, ठीक बोल नहीं पाता, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, उसके क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि इन्वायरमेंटल डिप्रिवेशन हो सकता है, पर्यावरण का अभाव हो सकता है, एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये सारे ही कारण हो सकते हैं। तो अगर बच्चे को वाणी दोष है, स्पीच डिफेक्ट है, तो उसमें आपके ये सभी कारण हो सकते हैं। पर्यावरण से प्रॉब्लम हो, जीन से प्रॉब्लम हो, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, एप्रैक्सिया हो, ये सभी प्रॉब्लम उसकी हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड प्रॉपर पंक्चुएशन, इमेजिनेशन, गुड वोकेबलरी, या फिर स्टोरी आइडियाज। तो कन्वेंशंस ऑफ राइटिंग इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, प्रॉपर पंक्चुएशन। क्या इंक्लूड हो जाएगा इसमें, प्रॉपर पंक्चुएशन, यानी कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग। व्हाट आर द बेसिस, क्या आधार हैं ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के आधार क्या है। फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, ऑल ऑफ द अबव। इंग्लिश लैंग्वेज के आधार इसमें क्या हो जाएंगे, ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज के आधार हैं, चाहे वो फोनोलॉजी हो, मॉर्फोलॉजी हो, सिंटैक्स हो, ये सभी इंग्लिश लैंग्वेज के आधार हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित उपकरण नहीं है रचनात्मक आकलन के लिए। कौन सा नहीं है, असाइनमेंट, ओरल क्वेश्चंस, एनुअल एग्जाम, या फिर क्विज़ेस एंड गेम्स। क्या हो जाएगा, तो रचनात्मक आकलन के लिए जो एक उचित उपकरण नहीं है वो आपका एनुअल एग्जाम है। क्या हो जाएगा, एनुअल एग्जाम। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 37 इज असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थियों का मूल्यांकन है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, बिना किसी उपकरण के, इन द नेचुरल सेटिंग इज कॉल्ड, नेचुरल सेटिंग में वो क्या कहलाता है, इंटरव्यू, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, या फिर रेटिंग स्केल। तो इसको जो हम इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, इसको अवलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको अवलोकन कहा जाता है। ठीक है, जो मूल्यांकन है स्टूडेंट्स का बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नेचुरल सेटिंग में, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएशन इन एजुकेशन इज,
शिक्षा में मूल्यांकन है कंटिन्यूअस बट नॉट कम्युलेटिव, कम्युलेटिव बट नॉट कंटिन्यूअस, नाइदर कंटिन्यूअस नॉर कम्युलेटिव, या फिर बोथ कंटिन्यूअस एंड कम्युलेटिव। तो इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में जो मूल्यांकन है वह आपका बोथ कंटिन्यूअस भी है और कम्युलेटिव भी है, कंटिन्यूअस भी है एंड कम्युलेटिव भी है, जिसको सतत और संचयी दोनों कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मस्ट बी, क्या होना चाहिए? डिफिकल्ट, इंजॉयबल, कॉम्प्लेक्स, रिलायबल। क्या होना चाहिए? तो ये आपका रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 40 इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन के घटक क्या हैं? कंपोनेंट्स माने घटक, इंटरनल माने आंतरिक, इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन के घटक क्या हैं? असाइनमेंट, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन सही है, टेस्ट पेपर भी सही है, अटेंडेंस भी सही है, ये सारे ही ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाते हैं। ये सारे ही आंतरिक मूल्यांकन के घटक हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडियाज ऑफ समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, नॉर्म, रिफरेंस्ड असेसमेंट, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या हो जाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग यूजेस द आइडियाज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन बी इज द right one over here. The test which assess an individual's potential to learn a specialized activity is called, इसका मतलब क्या हुआ? The test माने वो परीक्षण, which माने जो किसी विशेष गतिविधि को सीखने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करता है, क्या कहलाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, योग्यता परीक्षण कहलाता है, या एटीट्यूड टेस्ट कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, या फिर मौखिक परीक्षण कहलाता है? यह आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। योग्यता परीक्षण, इसको अभियोग्यता भी कहते हैं। ठीक है। वह परीक्षण जो किसी विशेष गतिविधि को सीखने के लिए किसी व्यक्ति की क्षमता का आकलन करता है, उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। एंड इस क्लास में आप लास्ट में बताएंगे हमको कि हम हिंदी का यूज़ करें या ना करें, और ज़्यादा हिंदी पढ़ें, बताएं, समझाएं, या फिर हिंदी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ठीक है। आप हमें बताएंगे इसके बारे में। ये तो पहली क्लास है तो मैं अपने हिसाब से आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी कि किसने CBCS जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? CBCS को इंट्रोड्यूस करने वाले आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC है। ठीक है, जिसने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन ए इज द राइट वन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी टाइप्स आइटम, जो निबंधात्मक प्रकार का जो आइटम होता है उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या उसके लाभ हैं? यूजफुल इन मेजरिंग स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल्स, जी हाँ बिल्कुल, जो निबंधात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनसे बच्चों का हमें पता लगता है कि उसके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या स्किल है। प्रमोट इनिशियलिटी क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चे के अंदर और ज़्यादा सृजनात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए। लो प्रिंटिंग कॉस्ट, या फिर ऑल ऑफ दी एबव। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हाट इज द पर्पज, क्या उद्देश्य है ऑफ द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है नैदानिक मूल्यांकन। इन एजुकेशन माने शिक्षा में नैदानिक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? टू हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। विद अ सर्टेन इंस्ट्रक्शन, यानी कि निश्चित निर्देश स्टाइल शैली के साथ। विद अ सर्टेन इंस्ट्रक्शन शैली, एक निश्चित निर्देश शैली के साथ समस्याओं की पहचान करने में। एंड प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट, और सुधार प्रदान करने में सहायता करता है। या फिर जो नैदानिक मूल्यांकन है वह टू हेल्प एजुकेटर्स अंडरस्टैंड दियर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, या जो एजुकेटर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको हेल्प करता है समझने में अपने विद्यार्थियों की शक्ति, कमजोरी, ज्ञान का स्तर और कौशल, या दोनों बातें सही हैं या फिर कोई भी बात इसमें सही नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जो नैदानिक मूल्यांकन है, वो
जो है एक निश्चित निर्देश शैली के साथ समस्याओं की पहचान करने और सुधार करने में भी सहायता करता है। टीचर्स को अपने छात्र की ताकत, कमजोरी, ज्ञान के स्तर और कौशल को समझने में भी मदद करता है। ऑप्शन बी आपका जो इसमें राइट हो जाता है। ठीक है, इफ़ योर स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम्स, अगर आपके विद्यार्थियों को समस्या है रिलेटेड टू लर्निंग यानी कि अधिगम से संबंधित, योर सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड आपके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा कि आप उनका होमवर्क बढ़ा देंगे या सुपरवाइज्ड स्टडी या फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग करेंगे या फिर फ्रीक्वेंट असेसमेंट करेंगे, क्या करेंगे? तो उसमें आपका, यदि आपके सब्जेक्ट से संबंधित बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप डायग्नोस्टिक टीचिंग करेंगे, क्या करेंगे? नैदानिक शिक्षण करेंगे। ठीक है, उनका निदान करेंगे। ठीक है, समस्याओं का निदान करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, पर्पस माने उद्देश्य क्या है? रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? टेस्ट रिसेंटली टॉट कंटेंट, हाल ही में सिखाई गई सामग्री का परीक्षण करना, इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट या फिर नई सामग्री का परिचय देना, टीचिंग अगेन द टॉपिक, जो भी टॉपिक है उसको अगेन टीच किया जाए, या कंटेंट को नॉट प्रॉपरली लर्नड, जो है कि ठीक से नहीं सीखा पाए हैं या बच्चे नहीं सीख पाए हैं, टीच द टॉपिक्स अगेन ऑलरेडी लर्नड, यानी कि पहले से सीखे हुए विषयों को दोबारा पढ़ाएं। तो जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य होता है? उसका उद्देश्य होता है कि टीचिंग अगेन द टॉपिक कंटेंट नॉट प्रॉपरली लर्नड, ठीक से नहीं सीखे गए जो भी विषय या सामग्री है उसको दोबारा पढ़ाया जाए, जो बच्चे सीख नहीं पाए हैं उसको क्या किया जाए? दोबारा पढ़ाया जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएशन इन अ टीचिंग प्रोग्राम, शिक्षण कार्यक्रम में मूल्यांकन क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स, ये एक सतत प्रक्रिया है जो पाठ के दौरान चलती है। टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर वर्ष के अंत में ही होता है। टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ अ लेसन, या फिर पाठ के अंत में ही इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन। इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, या फिर ये शिक्षण का अभिन्न अंग नहीं है। तो इवेल्युएशन इन अ टीचिंग प्रोग्राम क्या होता है? शिक्षण कार्यक्रम में जो मूल्यांकन है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दैट गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स, जो पाठ के दौरान चलती रहती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश, मान लीजिए जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, जो इंग्लिश की किताब है, उसकी विशेषताएं क्या है? इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो किताब है उसका मूल्यांकन करना चाहिए, होना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी कि जो टेक्स्ट बुक है उसका कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसा है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन, ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका ऑल ऑफ द एबव, ये सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक इंग्लिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विच टाइप ऑफ असेसमेंट, किस प्रकार का जो आकलन है, जो असेसमेंट, जो मूल्यांकन है, किस प्रकार का मूल्यांकन इन यूज्ड, प्रयोग में लाया जाता है, फॉर आइडेंटिफाइंग, पहचान करने में, लर्निंग डिफिशियंसीज, यानी कि सीखने की कमियों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेटिव, रचनात्मक, अनस्ट्रक्चर्ड, असंरचित, डायग्नोस्टिक, निदान, समेटिव या फिर योगात्मक, किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं? तो वह आपका डायग्नोस्टिक होता है, नैदानिक होता है, जिसका डायग्नोस्टिक मतलब निदान करना, नैदानिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 इज व्हाट वाज द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी क्या थी? इन 1835 द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले वाज द लैंग्वेज ऑफ द रूलर्स, या फिर in 1835 the education policy of Lord Macaulay was the minute of Indian education। तो इसमें आपका यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, जो पॉलिसी थी लॉर्ड मैकाले की, 1835 the education policy of Lord Macaulay was the minute of Indian education। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है,
व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास इन इंडिया? जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है वो भारत में कब पास किया गया? वह आपका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 में पास किया गया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1963 में पास किया गया। अकॉर्डिंग टू थॉम्पसन एंड वाट 1952 स्पेसिफिक एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर। इनके अनुसार जो विशेष उद्देश्य हैं इंग्लिश टीचिंग के वो क्या हैं इनके हिसाब से? टू अंडरस्टैंड स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश। इनके हिसाब से थॉम्पसन एंड वाट के हिसाब से जो इंग्लिश टीचिंग के उद्देश्य हैं, विशेष उद्देश्य वो ये है कि बच्चा इंग्लिश को बोलना सीख पाए, उसको लिखना सीख जाए, इंग्लिश को स्पीक करना सीख जाए और रिटन सीख जाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। Who was the founder of the English language in India? भारत में इंग्लिश लैंग्वेज का फाउंडर कौन है? लॉर्ड मैकाले। कौन है? लॉर्ड मैकाले जो है वो भारत में इंग्लिश लैंग्वेज का संस्थापक है, फाउंडर है। ठीक है। द मेन एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, जो करिकुलम डेवलपमेंट है, जो पाठ्यक्रम विकास है, उसका मेन एलिमेंट क्या है? उसका मेन एलिमेंट है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्य, प्रोग्रेस ऑफ इवेल्युएशन। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी अ डैश प्रोसेस। करिकुलम इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, एक प्रक्रिया होना चाहिए। कैसी? एक लास्ट प्रक्रिया होनी चाहिए, जो पाठ्यचर्या में सुधार है वो एक आखिरी प्रक्रिया होनी चाहिए, या प्रारंभिक प्रक्रिया होनी चाहिए, या आंतरिक प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। तो करिकुलम इम्प्रूवमेंट जो है वह एक कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए। करिकुलम इम्प्रूवमेंट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो स्थापना है ऑफ डाइट्स की। डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि जिला स्तरीय शैक्षिक संस्थान वाज अ रिजल्ट, एक परिणाम थी ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ। डाइट्स की स्थापना निम्नलिखित में से एक सिफारिश का परिणाम थी। किसका? एजुकेशन कमीशन 1966 का, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 का, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 का परिणाम थी, या फिर NPE 1986 का रिजल्ट था। तो इस्टेब्लिश ऑफ डाइट्स जो था ये एक रिजल्ट था। किसका रिजल्ट था? किसका परिणाम था? यह आपका NPE 1986 का परिणाम था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का रिजल्ट था। ठीक है। When was the University Education Commission established in India? कब किया गया? ये आपका in 1948 under the chairman of Dr. राधाकृष्णन। Under the chairman of Dr. राधाकृष्णन जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1948 में भारत में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज हेडेड बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। BS ब्लूम डज नॉट डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग स्ट्रेटजीज। निम्नलिखित में से कौन सी जो लर्निंग स्ट्रेटजी है वो BS ब्लूम डेवलप नहीं करता, BS ब्लूम के माध्यम से डेवलप नहीं होती। इसमें एडमिनिस्ट्रिंग यूनिट टेस्ट, डायग्नोस द लर्निंग डिफिकल्टीज, अटेन मास्टरी लेवल बाय टीचर्स, या फिर डिवीजन ऑफ द लर्निंग डिफिकल्टीज। क्या हो जाएगा इसमें आपका जो है अटेन मास्टरी लेवल बाय टीचर्स। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर्स। निम्नलिखित में से कौन सा लर्निंग आउटकम बेस्ड बिहेवियर्स है जो बिलोंग करता है टू द कैटेगरी यानी श्रेणी में ऑफ बीइंग हाई इन टर्म ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव डोमेन, जो कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में कौन है? इसमें एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर नॉलेज। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? एक तो एनालिसिस हो जाएगा, एंड सेकेंड वन आपका इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, एंड क्रिएशन। तो ACD इज द राइट वन। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे डी होना चाहिए। ACND इज द राइट वन ओवर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य है इज नॉट इंक्लूडेड, जो शामिल नहीं करता इन द क्रिएटिविटी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू RCEM मेथड? क्या हो जाएगा? इवेलुएट, सिंथेसाइज, एनालाइज, या फिर वेरीफाई। तो
क्या हो जाएगा इसमें आपका वेरीफाई। ऑप्शन डी इज द राइट वन, वेरीफाई इज द राइट वन ओवर हियर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द एग्जाम, यानी कि परीक्षा बच्चा जो है वो परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाए, यानी कि उच्च अंक प्राप्त कर पाए। कंप्लीट द सिलेबस जो है थारोली, या फिर पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से पूरा कर पाए सिलेबस को। क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, आजीवन सीखने वाला बनना है उसको। या हेल्पिंग टू गेट सुटेबल प्लेसमेंट, या उपयुक्त या उचित स्थान पाने में सहायता करना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है आपका? क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, आजीवन सीखने वाला बनना चाहिए। ठीक है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चा है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, जीवन भर सीखने वाला बने। विच ऑफ द फॉलोइंग cognitive verbs are used to analyze the information given? differentiate, classify, describe या identify। क्या हो जाएगा इसमें आपका differentiate हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच डोमेन आर कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स? कॉग्निटिव डोमेन्स, अफेक्टिव डोमेन्स, साइकोमोटर डोमेन्स, या फिर नन ऑफ द एबव। विच डोमेन, तो कौन सा डोमेन होगा? वो आपका साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन आर कंसर्न्ड विद फिजिकल एंड मोटर स्किल्स। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन विच, किसमें? 1946 में, 56 में, 66 में, या फिर 76 में। तो किसमें हो जाएगा ये आपका 1956। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1956। व्हाई इज स्टोरी टेलिंग, कहानी सुनाना क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन एन इंग्लिश क्लास एट द प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो इंग्लिश क्लास है उसमें कहानी सुनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, it develops moral values among the students, it improves student vocabulary, या फिर it creates fun in the class। कहानी सुनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हेल्पफुल है, ये सहायक है इन डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। ये जो है इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, कई सारी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको एकीकृत कर लेता है, एक साथ डेवलप करता है बच्चों में। ठीक है, बच्चों के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज स्किल्स को एक साथ डेवलप करने में हेल्प करता है स्टोरी टेलिंग, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर ऑफ टीचिंग प्रोज इज, यानी गद्य के शिक्षण में प्रोज को टीच करने में जो एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है वो क्या सीक्वेंस है? सीक्वेंस ये है, इसमें आपका सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, फिर प्रेजेंटेशन होता है, फिर रिकैपिटुलेशन होता है, फिर होम असाइनमेंट होता है, लास्ट में से उस बच्चों को हम ग्रह कर देते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। द एम ऑफ टीचिंग पोएट्री एट द प्राइमरी लेवल इज, यानी कि छोटे बच्चों पर जो हमारा पद्यांश है, जो कविता है, उसको शिक्षण करने का क्या उद्देश्य है? टू इनेबल द लर्नर्स टू एंजॉय द रिसाइटेशन ऑफ द पोएम, टू डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन, कि बच्चे जो है कल्पना की शक्ति को डेवलप कर पाएं। टू डेवलप फैमिलियराइजेशन विद साउंड्स ऑफ वर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये सारी ही क्वालिटीज बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए हम पोएट्री टीच करते हैं छोटे बच्चों में प्राथमिक लेवल पर। इन प्रेजेंट क्रिटिकल यूजेस एल्गी इज, देखिए आपको बता दें ये जो एल्गी होता है ELEGY, ये है एक शोक गीत होता है। क्या होता है? एक शोक गीत होता है जो जो कि ए पोएम ऑफ लेमेंट होती है फॉर द डेथ ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने वाली कविता को एलेगी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। अ सोनेट यूजुअली कंटेन्स, एक जो सोनेट होता है, सोनेट में आपके 14 लाइंस होती हैं, सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। ऑटोबायोग्राफी डिनोट्स, जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो डिनोट करती है, क्या डिनोट करती है? एन अकाउंट दैट टेल्स योर ऑन लाइफ स्टोरी, जो अपनी खुद की स्टोरी होती है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन, इन चारों में कलेक्टिव नाउन क्या है? देखिए फादर, चाइना, सिटी या मोबाइल। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका MOB,
यहाँ पे मॉब का मतलब है भीड़ से। मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब होता है भीड़, ठीक है। तो फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब जहाँ पे ढेर सारे लोगों का कलेक्शन हो या वस्तुओं का कलेक्शन हो, जानवरों का कलेक्शन हो, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। भीड़ क्या है? ये कलेक्शन ऑफ पीपल है, तो मॉब क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ग्रामर के क्वेश्चन हैं कुछ। नेवर ही डज टेल अ लाई टू एनीवन। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? नेवर, ही, लाई या एनीवन, ठीक है। तो इसमें आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जो ही है यह आपका इसमें सब्जेक्ट है। ही क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। प्लूरल ऑफ फ्लीट इज। फ्लीट का प्लूरल क्या होता है? फ्लीट का प्लूरल आपका इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है आपका फ्लीट्स, ये इसका राइट हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। द फेमिनिन जेंडर ऑफ प्रोटेक्टर इज। प्रोटेक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टर का फेमिनिन जेंडर आपका प्रोटेक्ट्रेस हो जाएगा। प्रोटेक्ट्रेस जो है यह है प्रोटेक्टर का फेमिनिन जेंडर है। ही इज एक्सपेक्टेड टू कॉल मी इन द इवनिंग। फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच इन द अबव सेंटेंस। ही इज एक्सपेक्टेड टू कॉल मी इन द इवनिंग। इसमें आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है, वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या है इसमें? इसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें सही स्पेलिंग आपको ढूंढनी है। सही स्पेलिंग कोलैबोरेशन जो है, कोलैबोरेशन ये आपका सही स्पेलिंग है, बाकी सारी स्पेलिंग इसमें गलत है। वॉश ऑल द प्लेट्स। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में चेंज करना है। वॉश ऑल द प्लेट्स, सभी प्लेट्स धो दो। तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू वॉश ऑल द प्लेट्स, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट को वॉश ऑल द प्लेट्स में ऑर्डर लग जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर प्लीज वॉश ऑल द प्लेट्स तो हो जाता यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। ये देखिए जो सेंटेंस लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉश ऑल द, अगर यहाँ पे प्लीज लगा होता तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लगा होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोमना हैज बीन प्लेइंग विथ टॉयज फॉर 5 hours। फाइंड आउट द टेंस। तो इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा? सोना हैज बीन, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड। जो मेन वर्ब्स होती हैं उनको एक्शन वर्ब्स भी कहा जाता है। मेन वर्ब्स को एक्शन वर्ब्स भी कहा जाता है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें सही प्रीपोजिशन फिल करना है। सीता पास्ट मी डैश हर बाइसिकल। तो सीता पास्ट मी ऑन हर बाइसिकल, ऑन हर बाइसिकल ऑन लगेगा। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई माई वॉच, ठीक है। और which method is also known as the natural method of teaching English as a second language। which method, कौन सी विधि है जो also known as the natural method, जिसको हम natural method भी कहते हैं टीचिंग इंग्लिश में एज a second language के तौर पर, वो आपका डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। ऑप्शन डी इज द राइट वन। हु डेवलप्ड द बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड को विकसित करने वाले कौन है? प्रोफेसर सीजे डॉडसन, प्रोफेसर सीजे डॉडसन। Which is the oldest classical method of teaching English। इंग्लिश टीच करने का जो ओल्डेस्ट क्लासिकल मेथड है वह आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। Which technique is used in the direct method। डायरेक्ट मेथड में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? तो इसमें टेक्निक ऑफ कॉन्सोनेंट कन्वर्सेशन हो गया, टेक्निक ऑफ असिस्टेंस हो गया, टेक्निक ऑफ लुक एंड से है, एंड ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो टेक्निक्स हैं ये आपकी डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत भी आती हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अ स्किल और स्ट्रेटजी टू अचीव अ गोल इज नोन एज। जो एक कौशल है या जो एक रणनीति है टू अचीव अ गोल, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की, उसको टेक्निक कहते हैं, उसको एक विधि कहते हैं, उसको एक तरीका कहते हैं। हाउ इज ग्रामर टॉट? इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। हाउ इज ग्रामर टॉट? किस मेथड में? इंडक्टिव, डिडक्टिव, सब्स्टिट्यूशन या फिर नन ऑफ दी।
तो जो ग्रामर है वो डिडक्टिव मेथड में पढ़ाई जाती है। ग्रामर डिडक्टिव मेथड। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज, जो डायरेक्ट मेथड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वो नो यूज ऑफ मदर टंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? नो यूज ऑफ मदर टंग। एंड व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ अ बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मेन उद्देश्य क्या है ऑफ बाइलिंगुअल मेथड का, ऑफ टीचिंग इंग्लिश में, टीचिंग इंग्लिश में बाइलिंगुअल मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या होगा आपका? इसमें प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन सभी कुछ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? व्हाट आर द फीचर्स, कौन सी विशेषताएं हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच की इन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज? वर्ड ऑर्डर, द पैटर्न ऑफ फॉर्म, दोनों, कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें आपका? इसमें आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, वर्ड ऑर्डर और द पैटर्न ऑफ द फॉर्म। ठीक है, चलिए। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग इज आल्सो नोन एज, जो सिचुएशनल लैंग्वेज होती है, सिचुएशनल लैंग्वेज को हिंदी में परिस्थिति जन्य भाषा शिक्षण भी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? द ओरल अप्रोच, मौखिक दृष्टिकोण, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, होलिस्टिक अप्रोच, समग्र दृष्टिकोण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा द ओरल अप्रोच, जिसका मतलब होता है मौखिक दृष्टिकोण। क्या होता है? मौखिक दृष्टिकोण। विच इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? कौन सा नहीं है? फैमिलियरिटी ट्रैप, फैमिलियरिटी टैप जो है वो क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन ऑफ फीचर्स का। B.F. स्किनर क्लेम्ड दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू reinforcement and engagement। आगे बढ़ते हैं। एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच रिक्वायर्स सर्टेन डेफिनेट स्टेप्स, आउट ऑफ दीज स्टेप्स फर्स्ट स्टेप इज, इसमें फर्स्ट स्टेप आपका ओरल ड्रिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरल ड्रिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ होलिस्टिक अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में जो होलिस्टिक अप्रोच है उसका क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट आपका हेल्प्स स्टूडेंट डेवलप इंटरनल वैल्यूज एंड मोरल्स, आंतरिक जो वैल्यूज हैं, मोरल्स हैं, उनको डेवलप करने में हेल्प करता है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। इनकरेजेस अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड डेवलप्स अ सोशल एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। तीनों ही ऑप्शन जब सही होते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। डियर फ्रेंड, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट मैसेज करके नोट्स भी आप ले सकते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके 5 एस्पेक्ट क्या हैं? उसमें आपका फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आ जाता है, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये सभी एस्पेक्ट हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अ प्लान प्रीपेयर्ड बाय अ टीचर टू टीच अ लेसन इज कॉल्ड। जो एक प्लान तैयार किया जाता है, प्रीपेयर किया जाता है टीचर के माध्यम से लेसन को टीच करने के लिए, उसको लेसन प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ अ लेसन प्लान। आपको बता दें ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। हमारे नोट्स के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। हु इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ अ लेसन प्लान, तो वो है आपके जॉन हर्बर्ट, जिन्होंने इन्वेंट किया था आइडिया ऑफ अ लेसन प्लान। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।